हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीलिम्स 2020 के हिसाब से कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्ट्स के बारे में। जो ये एक्ट्स हैं जो अभी करंटली न्यूज़ में रहे हैं, हम उनको कवर करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ भी कवर नहीं है। अगर आप मेंस के लिए देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, बट येट वी आर कवरिंग प्रीलिम्स हियर। अगर हम बात करें सबसे पहले एक्ट की, तो सबसे पहला एक्ट है हमारा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगर इस एक्ट की बात करें तो ये बेसिकली जो आपका 1988 का एक्ट था उसकी एक अमेंडमेंट है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को कंपनसेशन देने की, बढ़ा के कंपनसेशन देने की बात हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर एक कंपल्सरी इंश्योरेंस का प्रावधान है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक फंड बनाएगी जो कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के नाम से जाना जाएगा। और ये फंड क्या करेगा, मान लीजिए अगर कोई रोड साइड बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी ऐसे व्हीकल से हो जाता है, अननोन व्हीकल से, तो उनको कंपल्सरी मतलब हर एक बंदे को इंश्योर्ड करा जा रहा है कि उनको कंपनसेशन मिलेगी। अगर हम बात करें तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की गठन किया जाएगा। अब ये बोर्ड क्या करेगा, बेसिकली ये एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को, एक तो व्हीकल की सेफ्टी के बारे में और दूसरा गाइड करेगा व्हीकल के डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। व्हीकल की सेफ्टी, जैसे किस तरह से हम व्हीकल की सेफ्टी इंक्रीज कर सकते हैं और किस हिसाब से रोड्स को प्रॉपर करके और हम इस तरह से कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में उन जगह पर एक्सीडेंट्स कम हो। अगर हम बात करें तो ये बिल डिफाइन करता है गुड स्मार्ट-इन को। अब गुड स्मार्ट-इन क्या होता है, जो क्रूशियल आवर होते हैं एक्सीडेंट के स्टार्टिंग के इनिशियली 30 to 45 मिनट्स, जहां पर एक पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, तो उस टाइम पे जो हेल्प करता है उसे गुड स्मार्ट-इन बोलते हैं। और इसी को जो मेडिकल असिस्टेंस वहां पर उसको प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, तो इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है एक्ट में। और उसके बाद पेनल्टीज इंक्रीज कर दी गई है, फाइन इंक्रीज कर दिया गया है। जो भी आपके जो जैसे ट्रैफिक लाइट जंप का फाइन हो या आपके व्हीकल के एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट तो नहीं बोलूँगा मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आपके ड्रिंक एंड ड्राइव का हो गया या आपके रेड लाइट जंप और उसके अलावा वेरियस अदर फाइन्स लाइक फ़ोन पे बात करने का, तो उस फाइन्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो रिकॉल कर सकते हैं मोटर व्हीकल्स को। अगर मान लीजिए किसी व्हीकल में कुछ डिफेक्ट है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, XYZ रीजंस, उसमें कुछ फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, तो गवर्नमेंट कह सकती है कि भैया इसको वापस बुला लीजिए, ठीक है। अगले एक्ट की बात करें तो अगला एक्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक्ट 1986 को रिप्लेस कर रहा है। और इसमें डिफाइन करा गया है कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है। उसके बाद एक्ट में डिफाइन किए गए हैं कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। इस एक्ट में बहुत कुछ था कवर करने को, बट आपको मैं ये बता देता हूँ, प्रीलिम्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये पूछ लेते कि दिस थिंग डिफाइंस दिस थिंग, मतलब आप ये लगा लीजिए कि ऐसा पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी के क्वेश्चन में कि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्स को डिफाइन कर रखा है कि नहीं, या ऑफिशियल लैंग्वेज को डिफाइन कर रखा है या नहीं। तो ऐसी चीज़ है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर को डिफाइन कर रखा है यहाँ पर एक्चुअली, और कंज्यूमर राइट्स को भी डिफाइन किया गया है। इस एक्ट में बात की गई है कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। अब ये अथॉरिटी क्या करती है, प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है और इन्फोर्स करती है कंज्यूमर के राइट्स को। उसके अलावा उनकी सेफ्टी रिगार्डिंग इश्यूज़ को हैंडल करती है, रिफंड कह सकती है, रिकॉल कर सकती है कोई भी, जैसे गुड अगर उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे फाइन या पनिश कर सकती है, और इसकी इन्वेस्टिगेटिव विंग है जो इस चीज़ को सबको देखेगी। अगर आगे बात करें इसकी, तो यहाँ पर एक और कमीशन बनाने की बात हो रही है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिग्रेसल कमीशन। अब ये 3 लेवल पे बनेगा, एक जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके ऊपर स्टेट लेवल पे और फिर उसके ऊपर सेंट्रल लेवल पे। तो ये 3 लेवल पे बनेगा जो कि कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा। आगे बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, तो ये भी 3 लेवल पे ही बनेगी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर पे। तो ये भी इन 3 लेवल पे क्या करेगी, एडवाइस करेगी गवर्नमेंट्स को कि कैसे वो प्रोटेक्शन को बेटर कर सकते हैं कंज्यूमर की। और उसके अलावा लाइबिलिटी के बारे में बात की गई है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी किसकी है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी है और जो सेलर है उसकी भी है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जितना हम हो सकते हैं उन अथॉरिटीज़ के बारे में देख लिया है। कंज्यूमर की डेफिनेशन ऑल्दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी बहुत ही रेयर चांस है कि उसकी डेफिनेशन पूछे, बट हाँ ये पूछ सकते कि एक्ट में डिफाइन किया गया है कि नहीं, तो इसीलिए उस डेफिनेशंस को हमने यहाँ पर नहीं रखा है।
आगे चलते हैं। अगर आगे बात करें रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग एक्ट 2019, तो यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में लगभग अभी 30%, ठीक है, 30% वर्ल्ड की जितनी भी शिप्स होती हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। बट अब इंडिया चाहता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 60% शिप्स रिसाइकल हों, तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। अभी तक जैसे जापान, यूएस और यूरोप अपनी कभी भी शिप्स को यहाँ पर रिसाइकलिंग के लिए नहीं भेजता, बट इस एक्ट के आने के बाद जो पिक्चर है वो टोटली चेंज हो सकती है। अब हमें यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद से हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब हम रेटिफाइज कर रहे हैं किसको? हांगकांग कन्वेंशन को। ये शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड है। इसमें ये बताया जाता है कि जो भी शिप है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में प्रोसेस किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गुजरात के अलंग जो है वहाँ पर जो रिसाइकलिंग की शिप की प्लांट है सबसे बड़ा वर्ल्ड का यहीं पर ही है। अगर आगे बात करें तो आगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103 के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत 10% कोटा दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो एलिजिबिलिटी के कुछ क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा अगर किसी की मतलब इनकम है साल की, तो उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा फार्म लैंड है तो भी नहीं मिलेगी, और आपके पास अगर एक बड़ा घर है, ठीक है, तो भी आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बेसिकली इसमें आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया है, उसमें नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं। अगर बात करें इसकी तो बेसिकली जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन देने की बात हुई तो वो सिनो कमीशन में 2010 में पहली बारी बात हुई थी ऐसी, ठीक है जी। उसके बाद अमेंडमेंट की गई है फंडामेंटल राइट्स की, तो इसके तहत हमें आर्टिकल 368 को एक बारी देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें 368 के तहत जब अमेंडमेंट होती है तो फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट में हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की यस की जरूरत नहीं होती। जैसे कुछ 368 में हम बात करें तो कुछ बिल्स में जो सेंटर स्टेट रिलेशन को ऑल्टर करती है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? हाफ ऑफ द स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी यस चाहिए होती है। बट जब हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहे हैं तो ऐसी रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहेगी। बट अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया गया है, और इस क्लॉज में ये कहा गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन दी जाएगी। और जो आर्टिकल 16 है उसका क्लॉज 6 है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 है, उसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन देने की बात की गई है। अगर हम बात करें नॉर्मल आर्टिकल 368 की, तो 368 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 प्रावधान हैं। एक में आपको 50% स्टेट्स की यस की जरूरत होती है और एक में आपको जरूरत नहीं होती। तो अगर यहाँ पर बात करें 368, तो 368 को इटसेल्फ अगर हम डिनोट करें तो आपको 50%, ठीक है जी, जो कि यहाँ पर लिखा है टोटल मेंबरशिप की 50% होनी चाहिए, और प्लस 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की। तो आपको हो सकता है यूपीएससी डायरेक्ट अमेंडमेंट 103 के बारे में ना पूछे, बट हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपको आर्टिकल 368 के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया गया है। जैसे आपके कई एक्ट्स मतलब अमेंडमेंट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको पता होना चाहिए। अगर स्टैटिक पोर्शन में अगर मैं कहूँ तो आपको ये पोर्शन ज़रूर एक बार देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लेट्स क्रैक इट।